क्या दोस्तों आपको पता है परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किसने किया है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हमारे देश के राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं? असम के किस जिले में पहला हेलीपैड बनाया गया है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 6 फरवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और पूरे मंथ का पीडीएफ क्वेश्चन का फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति के लिए एक वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 में इस तरह का जिक्र किया गया है कि हमारे देश के राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद 280। और हाल ही में यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया तो देखो, हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 से आगामी 5 वर्ष की अवधि के लिए करों के वितरण पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 41% तक बनाए रखने से संबंधित 15वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। और इसीलिए यह फाइनेंस कमीशन सुर्खियों में आया है, जिसका जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दोस्तों आर्टिकल 280 में किया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति के लिए प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है। यानी कि जो वित्त आयोग है वो 5 साल के लिए यह बनाया जाता है। और 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट हाल ही में संसद में प्रस्तुत की गई थी। और आपको भी पता है बजट सत्र चालू है और इसका पहला पार्ट है 15 फरवरी तक चलने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं वित्त आयोग की। वित्त आयोग यानी कि फाइनेंशियल कमीशन एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच संवैधानिक व्यवस्था और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप कर से प्राप्त आय के वितरण के लिए विधि और सूत्र निर्धारित करता है। यह हमारा वित्त आयोग। और वित्त आयोग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछ लिए जा सकते हैं। क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? नवंबर 2017 में हमारे राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। इमेज में आप देख सकते हैं। और इसकी सिफारिशें वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होंगे। तो 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वो किस कार्यकाल तक लागू होगी वो आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किसने किया है? इमेज में आप देख सकते हैं गजनवी नामक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पाकिस्तान। और गजनवी का परीक्षण कब किया गया? दोस्तों 3 फरवरी 2021 को यह गजनवी परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया पाकिस्तान में। और गजनवी मिसाइल परमाणु क्षमता वाली सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि वो जमी से जमी पर वार कर सकती है। और गजनवी कितने किलोमीटर तक के लक्ष्य पर वार कर सकती है? तो याद रखो 290 किलोमीटर तक यह गजनवी नामक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल वार कर सकती है। और जब इसका परीक्षण किया है पाकिस्तान देश ने, तो पाकिस्तान की कैपिटल का नाम है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है इमरान खान जो एक पूर्व क्रिकेटर है। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। तो यह बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको पता ही थी, लेकिन जनवरी 2021 में 2 घटनाओं को लेकर पाकिस्तान सुर्खियों में रहा। और वो 2 घटना कौन कौन सी?
एक थी शाहीन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण जनवरी 2021 में पाकिस्तान ने किया था और पाकिस्तान सरकार पेशावर में स्थित राज कपूर और दिलीप कुमार के घरों को खरीदेगी और वहां पर एक म्यूजियम बनाया जाएगा। तो देखो दोस्तों, इसी तरह हम पिछले माह में कौन कौन सी घटनाओं के कारण पाकिस्तान सुर्खियों में रहा वो भी मैंने आपको याद दिला दिया। अच्छा है ना? ओके। तीसरा क्वेश्चन, असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन कहां किया गया? असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया गया है माजुली जिले में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है माजुली। और असम के मजुली जिले में राज्य के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किसने किया है? असम के वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने यह असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया है। और इस हेलीपोर्ट के निर्माण पर कितने करोड़ रुपए की लागत आई है? 50 लाख रुपए की लागत आई है। और हेलीपोर्ट पर एक ही समय में कितने हेलीकॉप्टर के उतरने की व्यवस्था है? तो एक साथ 3 हेलीकॉप्टर दोस्तों यहां उतरने की व्यवस्था है। और हेलीपोर्ट के निर्माण का उद्देश्य क्या है? मजुली में पर्यटन को बढ़ावा देना। जी हां दोस्तों, मजुली में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु इस हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। और यहां देखिए दोस्तों, यह है मजुली द्वीप और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अब बन गया है एक जिला, यानी कि माजुली एक जिला भी है और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। और यह किस राज्य में? तो असम राज्य में। यहां देख सकते हैं यह है माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप दोस्तों किस नदी में निर्मित यह सबसे बड़ा नदी द्वीप है? आपको याद है नदी का नाम? वेल डन, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और असम सरकार ने विश्व मानचित्र पर मजुली को महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाने के लिए समर्पित प्रयास किए हैं। और माजुली को असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जा सकता है। ओके। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 किसने पेश किया है? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 हाल ही में पेश किया है जी किशन रेड्डी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी किशन रेड्डी। इमेज में आप देख सकते हैं यह जी किशन रेड्डी बोले तो हमारे वर्तमान गृह राज्य मंत्री है। और राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को संशोधित करने के लिए पिछले महीने अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए थे और तब भी मैंने आपको इस अध्यादेश के बारे में भी करंट अफेयर में बताया था। और यह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 की बात करें तो यह विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अध्यादेश 2021 का स्थान लेगा। और इसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के जम्मू कश्मीर काडर को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश के काडर के साथ मिलाया जाएगा। यानी कि कोई भी यदि आईएएस या आईपीएस या आईएफएस अफसर है वो अरुणाचल प्रदेश से दोस्तों उनकी तब्दला करके जम्मू कश्मीर में भेजा जा सकता है। पांचवा क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी निम्न में से किस घराने के महत्वपूर्ण शास्त्रीय गायक थे? आपने न्यूज में देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने भी पंडित भीमसेन जोशी का जिक्र किया क्योंकि हाल ही में पंडित भीमसेन जोशी की जन्म जयंती मनाई गई और वो एक जाने माने शास्त्रीय गायक थे। लेकिन किस घराने से वो जुड़े थे? तो याद रखो वो किराना घराने से जुड़े थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है किराना। किराना घराने के इस विश्वविख्यात गायक और भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का जन्म 4 फरवरी 1922 को कर्नाटक के गडक शहर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो यहां हमें याद रखना है एक भारत रत्न विजेता है हमारे पंडित भीमसेन जोशी, जिसका जन्म कर्नाटक के गडक शहर में हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित भीमसेन जोशी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और पंडित भीमसेन जोशी के पिता का नाम क्या है? गुरुराज जोशी, जो एक स्कूल शिक्षक थे। और किराना घराने के संस्थापक कौन थे जहां से वो जुड़े थे? यानी कि पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से जुड़े थे। तो किराना घराने के संस्थापक कौन थे? अब्दुल करीम खान। कौन? अब्दुल करीम खान। और साल 1943 में पंडित भीमसेन जोशी ने मुंबई का रुख किया और बतौर रेडियो आर्टिस्ट काम किया।
महज 22 साल की उम्र में उनका पहला एल्बम आया। और पंडित भीमसेन जोशी को मिले कुछ पुरस्कार की बात करें तो 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, 1976 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, 1985 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण और 2008 पंडित भीमसेन जोशी के लिए यादगार साल रहा, क्योंकि भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पंडित भीमसेन जोशी को। 4 फरवरी को हमने पंडित भीमसेन जोशी की जन्म जयंती मनाई। छठा क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में सैन्य शासन ने एक नई राज्य प्रशासनिक परिषद की घोषणा की है? आपको पता है हाल ही में एक सैन्य शासन लागू किया गया है हमारे पड़ोसी देश में, जिसका नाम है म्यांमार। और म्यांमार देश में सैन्य शासन ने एक नई राज्य प्रशासनिक परिषद की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है म्यांमार। और नई राज्य प्रशासनिक परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है सेना प्रमुख जनरल आंग ल्याइंग। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, सेना प्रमुख जनरल आंग ल्याइंग वो वर्तमान में नई राज्य प्रशासनिक परिषद के अध्यक्ष बन गए हैं। और आंग सान सूकी और वहां के राष्ट्रपति को भी हिरासत में ले लिया है यह सेना प्रमुख जनरल ने। और राज्य प्रशासनिक परिषद के 11 सदस्यों में से 8 सैनिक हैं और सैन्य सरकार ने कर्तव्यों और कार्यों को लागू करने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग के पुनर्गठन की भी घोषणा की है। और 1 फरवरी को सेना ने म्यांमार सरकार का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। तब भी मैंने आपको बताया था कि सेना द्वारा देश पर नियंत्रण करने के बाद आंग सान सूकी को हिरासत में लिया गया है। और जब बात करते हैं म्यांमार देश की तो आप मैप में देखिए दोस्तों, हमारे पूर्वोत्तर राज्यों से सटा हुआ है यह देश जिसका नाम है म्यांमार। और ब्रिटिश राज के बाद इस देश को अंग्रेजी में बर्मा कहा जाने लगा। और म्यांमार की कैपिटल का नाम है नेपिदा। म्यांमार की करेंसी है क्याट। और म्यांमार से जुड़े यह 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं कि इस देश का भारतीय नाम ब्रह्म देश है। और 4 जनवरी 1948 ईस्वी सन को म्यांमार स्वतंत्र हुआ। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे अशोक डिंडा कौन है? हाल ही में सुर्खियों में रहे अशोक डिंडा हमारे भारत देश के एक जाने माने फास्ट बॉलर यानी कि क्रिकेटर है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रिकेटर अशोक डिंडा। इमेज में आप देख सकते हैं। और हाल ही में अशोक डिंडा सुर्खियों में क्यों रहे? क्योंकि भारतीय तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और अशोक डिंडा का जन्म कब और कहां हुआ था? 25 मार्च 1984 को कोलकाता में अशोक डिंडा का जन्म हुआ था। और वर्ष 2009 में भारत की ओर से खेलते हुए श्रीलंका के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट से अपने करियर की शुरुआत की थी। और अशोक डिंडा ने भारत के लिए 13 एक दिवसीय और 9 T20 मैच भी खेले हैं। और यह 13 एक दिवसीय मैच में उन्होंने 12 विकेट चटकाए हैं और 9 T20 क्रिकेट में 17 विकेट प्राप्त किए हैं अशोक डिंडा ने। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में जे.सी. डेनियल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? जे.सी. डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एक जाने माने फिल्म निर्माता हरिहरन को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरिहरन जे.सी. डेनियल पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, और यह मुख्यमंत्री किस राज्य के? केरल राज्य के। केरल राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एक समारोह में 50वें केरल राज्य फिल्म पुरस्कार 2019 और जे.सी. डेनियल पुरस्कार प्रदान किए हैं। इमेज में आप देख सकते हैं पिनराई विजयन को। और पिनराई विजयन ने अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव केरल के संबंध में प्रकाशित डाक टिकट भी जारी किया है। अनुभवी फिल्म निर्माता हरिहरन, जिन्हें जे.सी. डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 9वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है एस.एन. सुब्रमण्यन को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एस.एन. सुब्रमण्यन। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने लार्सन एंड टुब्रो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर एस.एन. सुब्रमण्यम को 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री एस.एन. सुब्रमण्यन एक प्रख्यात इंजीनियर है जिन्होंने L&T को देश की सबसे बड़ी
तथा दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी निर्माण कंपनी बनाने का काम किया है। 10वां क्वेश्चन, सरकार ने बौद्धिक संपदा साक्षरता के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है? केंद्र सरकार ने बौद्धिक संपदा साक्षरता के लिए कपिला नामक एक अभियान को लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कपिला। लेकिन कपिला का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। और यहां आप देख सकते हैं कपिला नामक इस कैंपेन को शुरू किया है हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। और इस अभियान के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को अपने आविष्कार को पेटेंट कराने के लिए आवेदन प्रक्रिया की सही प्रणाली के बारे में जानकारी मिलेगी और वे अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होंगे। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पूर्व राष्ट्रपति और जाने माने वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती पर यानी कि 15 अक्टूबर 2020 को बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान कपिला कलाम का शुभारंभ किया था। आगे बात करते हैं, 15 से 23 अक्टूबर के सप्ताह को बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। यहां पर पढ़ सकते हैं 15 अक्टूबर 2020 से 23 अक्टूबर 2020 के बीच नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक मनाया गया। और यहां पर पढ़ सकते हैं कपिला कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। 11वां क्वेश्चन, भारत के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का शुभारंभ कहां किया गया? भारत देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है चंडीगढ़ में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चंडीगढ़। भारत में अपनी तरह का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक चंडीगढ़ के एक प्रमुख चिकित्सा और शोध संस्थान जिसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, शॉर्ट में बोले तो PGIMER द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस पहल का मूल उद्देश्य क्या है? समाज में एक सामान्य कार्यात्मक मानव के रूप में एक एम्प्यूटी लाना। और PGI एम्प्यूटी क्लिनिक की बात करें तो अपने रोगियों को सामाजिक, मानसिक और शारीरिक सहायता प्रदान करेगा। और जब यह खोला गया है चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ यह फैक्ट भी कुछ सप्ताह पहले करंट अफेयर में था। वर्ष 2019-20 के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में चंडीगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, यानी कि VP सिंह बदनौर। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही 25 वर्षीय आयशा अजीज के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? सिर्फ 25 वर्षीय आयशा अजीज, नाम है आयशा अजीज, सुर्खियों में क्यों रही है और वो कौन है? तो याद रखो, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट है आयशा अजीज, जो जम्मू कश्मीर की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट। इमेज में आप देख सकते हैं आयशा अजीज को। 25 वर्षीय कश्मीरी महिला आयशा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई है। वह 2011 में 15 वर्ष की आयु में लाइसेंस प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की छात्र पायलट भी बन गई थी। और आयशा अजीज ने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, क्या बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से विमानन में स्नातक किया और 2017 में एक वाणिज्यिक लाइसेंस प्राप्त किया। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रवीण सिन्हा को किस भारतीय संगठन के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? श्री प्रवीण सिन्हा वो बन गए हैं हमारे CBI के कार्यवाहक प्रमुख, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है CBI। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पूरा नाम क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अतिरिक्त निदेशक प्रवीण सिन्हा को CBI का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है। और वह वर्ष 1988 बैच के गुजरात काडर के IPS अधिकारी है। इमेज में आप देख सकते हैं, नाम मत भूलिएगा, प्रवीण सिन्हा। ऋषि कुमार शुक्ला जो हाल ही में सेवा निवृत्त हुए थे के बाद एक नए निदेशक पर निर्णय लेने तक कार्यवाहक प्रमुख की नियुक्ति की गई है। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भारत की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है और इसकी अपराध सिद्धि दर 65 से 70% तक है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सुर्खियों में रहा और लेना क्या है? सुर्खियों में रहा और लेना
एक बर्फीला तूफान है जो हाल ही में उत्तर पूर्वी अमेरिका में आया। और इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर दिया था भावना तड़वी ने, वेरी गुड। जयश्री माहेश्वरी, पावन लागद, राणा अशोक कुमार, देवांग प्रजापति, अर्पणा पटेल, चौन देवांगी, कामिनी चौधरी, इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बर्फीला तूफान था। और दिनेश भरवाड़, दिलीप परमार, राधा गोस्वामी, SK चावड़ा, शैलेश ठाकुर, राजपूत, मनीषा गणपत, FRK नामक एक कोई सब्सक्राइबर फ्रेंड है, गुजराती में आंसर भेजा है, बिल्कुल सही। शेरा का आंसर बिल्कुल सही है। और अमित प्रकाश, सोनल भरत, जयदीप हडियाल, दीपक ठाकुर एडिट, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। 12 गेंद पर 2 बार 50 जड़ने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? 4 क्रिकेटर के नाम आपकी स्क्रीन पर और सही ऑप्शन चुनिए। 12 गेंद पर 2 बार 50 जड़ने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और कल का वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो विथ इमेज मैंने आपको बताया था कि 2 बार 50 सिर्फ 12 गेंदों में किसने जड़ दिया है। एक बार लिख दीजिए, फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वाकई में वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो की लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।